कैसे आप सभी, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर में। जब आप पेपर उठा करके देखेंगे तो जितने भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ आप लोगों को दिखेगा। तो मेरे साथ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और बहुत सारा डेटा यहाँ से आप लोगों को इकट्ठा होगा, उसको आप कहीं शॉर्ट नोट में लिख लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। देखिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे कि मैं पेपर देख रही थी तो उसमें कुछ न्यूमेरिकल आए हैं और बहुत ज़्यादा जैसे इन डेप्थ बोलता है, छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को पूछी गई है। तो वो हम सब बात करेंगे इस वाले लेक्चर में। प्लीज़ स्टूडेंट हमसे जुड़ गए हैं, आप लोग प्लीज़ पेन और कॉपी उठा करके मेरे साथ साथ सॉल्व करें और आंसर दें। और अगर कोई बच्चा है जो प्रिपरेशन करना चाहता है चल करके आगे इस एग्ज़ाम के लिए, चाहे किसी भी स्टेट AEJE के लिए या फिर किसी मेट्रो पेपर के लिए दे रहा है या SSC JEE के लिए, तो भी आप लेक्चर देख सकते हैं। आप सभी लोगों के लिए ये लेक्चर बेनिफिशियल होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आप लोगों को कोई बेस्ट बुक की रिक्वायरमेंट है तो उसका मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक को क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर आप पेड कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं, जिसका मैं ईमेल ID मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आइए बच्चे, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पूरा सोल्यूशन। तो यहाँ पर जो मैं ये स्क्रीन में फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, आइए हम क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो फटाफट आप मुझे आंसर बताइए, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने प्रिपरेशन कर लिया होगा। तो फटाफट प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन मैं रीड कर देती हूँ और आप लोगों को फटाफट आंसर बताना है। मुझसे पहले बताना है क्योंकि आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं और मुझसे पढ़ते हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज़रूर बताएंगे। तो बच्चा देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है और अच्छा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है लेकिन बहुत ही सिंपल है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, अ निक्रोम वायर यूज्ड एज अ हीटर कॉइल हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohm पर मीटर। ठीक है, फॉर अ हीटर ऑफ 1000 watt एट 200 volt द लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड विल बी। तो इसमें आप लोगों को लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड पूछा हुआ है और आप लोगों को ऑप्शन दिया है 5 मीटर, 20 मीटर, 40 मीटर एंड 50 मीटर। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं एक बार मैं डेटा नोट कर लेती हूँ। अगर आप लोगों का आंसर आ गया है तो प्लीज़ मेंशन करिए। तो देखिए जो फर्स्ट केस है, जो केस 1 दिया गया है, केस 1 में हम लोग को जो R1 दिया है वो कितना दिया है, 1 ohm पर मीटर। ठीक है, तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम हमने तो रेजिस्टेंस का यूनिट ओम पढ़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पर मैम ये ओम पर मीटर क्यों दिया हुआ है। तो इसका ये मतलब है कि पर मीटर का मतलब 1 मीटर, 1 मीटर का रेजिस्टेंस कितना है, 1 ohm है। इसका कहने का मतलब ये है बच्चा कि 1 मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 1 ohm है। यानी कि हर एक मीटर में जो इसका पर मीटर, ये अगर 1 मीटर है तो इस 1 मीटर का जो रेजिस्टेंस R की वैल्यू है वो 1 ohm है। वैसे ही ऐसे 1 मीटर का जो वैल्यू है वो 1 ohm है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है, फॉर अ हीटर ऑफ सेकेंड केस 2 फॉर अ हीटर ऑफ 1000 watt, यानी कि जो वोल्टेज रेटिंग दिया गया है वो कितना दिया गया है, 1000 वाटिंग, और वोल्टेज कितना दिया गया है, 200 वोल्ट दिया गया है। तो इसके लिए लेंथ ऑफ आप लोगों को वायर पूछा है। तो ये हमारा केस 1 है, ये हमारा केस 2 है। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को मालूम है कि जैसे हमारा एक रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस की वैल्यू R ohm है, इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज है बच्चा वो कितना दिया हुआ है, 200 वोल्ट दिया है। ठीक है, और इसका जो पावर दिया है, पावर रेटिंग वो कितना दिया है, 1000 वाट दिया है। तो यहाँ से आप मुझे बताइए, आपको ये मालूम है जो पावर P = V² अपॉन में R। तो ये सारा बेसिक मैंने कवर किया है मेरे सर्किट थ्योरी के क्वेश्चंस में और जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा था उस सब में। तो आप लोग प्लीज़ जा करके ज़रूर देखिए, वहाँ पर मैंने पूरा यूनिट 1 और उसके जितने भी क्वेश्चन आए हुए प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं वो सब मैंने सॉल्व किया है। तो आप हमारे प्लेलिस्ट से जा करके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। अब हम लोगों को R की वैल्यू निकालनी है। देखिए तो ये हमारा केस 2 है, तो इसको मैं क्या कर लेती हूँ, R2 से रिप्रेजेंट कर लेती हूँ। ठीक है, बस डिफरेंस यहीं पर है, ये केस 1 है, ये केस 2 है। ये हो जाएगा हमारा V² अपॉन में P। V कितना है बच्चा, V है हमारा 200 × 200 अपॉन में P कितना है, 1000। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 3 0 है, तो ये 3 0 मैं कैंसिल आउट कर देती हूँ। कितना आ जाएगा, 20 × 2 40। तो ये हमारा आया 40 ohm। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है, 40 ohm जो है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है। अभी आप लोगों को जो क्वेश्चन में निकालने बोला है, लेंथ, मतलब लेंथ ऑफ वायर। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा रेजिस्टेंस
होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन में A होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। तो अभी हम लोगों को लेंथ का रिलेशन निकालना है, क्योंकि हम लोग को लेंथ दिया है केस 1 में और केस 2 का निकालने बोला है। तो मैं क्या ये कह सकती हूँ L2 इज अपॉन में L1 इज इक्वल टू R2 अपॉन में R1। ये अगर नहीं समझ में आया तो देख लीजिए, कुछ नहीं है, मैंने डायरेक्ट रिलेशन लिखा हुआ है, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अब यहाँ पर आपको L1 पता है, R2 पता है, R1 पता है, L2 निकाल लीजिए, बहुत ही सिंपल है। L2 इज इक्वल टू ये L1 इधर जाएगा, तो L1 की वैल्यू कितनी है, देखिए L1 की वैल्यू है यहाँ पर 1 मीटर इंटू R2 कितना निकाले हैं 40 अपॉन में R1 कितना है 1 है। तो यहाँ से आप लोगों का जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा 40 मीटर। तो 40 मीटर आप लोगों का करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चन तो सिंपल था, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको जो क्वेश्चन का एक सेंटेंस दिया गया है वो इजीली समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो अब आप लोगों को अगर चेंज करना पड़ेगा उनको इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में वो R1 की वैल्यू बोल सकते हैं कि R1 इज इक्वल टू 2 ओम पर मीटर, तो उससे आंसर चेंज हो जाएगा। तो कभी भी आंसर मत रट के जाइए, हमेशा सेम क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, आ भी सकता है या फिर डेटा में चेंज करता है। तो ये 2 ओम पर मीटर के हिसाब से आप मुझे आंसर बताने वाले हैं कि आपका आंसर क्या है, और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। तो ये हो गया पूरा क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। नोट डाउन करिए इसको फटाफट, हम सेकंड क्वेश्चन में आएंगे। तो इसके लिए आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ओके, अब फटाफट देखिए, क्योंकि ये हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो क्वेश्चन 2 आप लोगों के स्क्रीन में अपीयर हो रहा होगा। फटाफट मुझे आप आंसर बताने का कोशिश करें, और अगर जिसका आंसर आ गया है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें या फिर चैट बॉक्स में रिप्लाई करें। जल्दी जल्दी आप लोग रिप्लाई करें। अब आ जाते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन में। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है एक बार मैं रीड कर लेती हूँ। देखिए क्वेश्चन आप लोगों को बोला है बच्चा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, लो रेजिस्टेंस कैन बी एक्यूरेटली मेजर बाय। तो इसमें पूछा है कि लो रेजिस्टेंस को हम एक्यूरेटली किस मेथड से मेजर कर सकते हैं। ऑप्शन गिवन है केल्विन ब्रिज, सेकेंड ऑप्शन व्हीटस्टोन ब्रिज, थर्ड ऑप्शन वेन्स ब्रिज एंड फोर्थ ऑप्शन शेयरिंग ब्रिज। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन आप लोगों को दिया हुआ है। अब देखिए आंसर बहुत सिंपल है। आंसर मुझे मालूम है कि आप पेपर उठाएंगे और आंसर को फटाफट क्वेश्चन लगा लेंगे, लेकिन इस सब क्वेश्चन लेने का मेरा मकसद ये है कि आपको अगर इससे रिलेटेड थोड़ा सा इधर उधर डेटा मिले तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएँ। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर तो बहुत ही सिंपल है। आंसर मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, ए ऑप्शन केल्विन ब्रिज। ठीक है, केल्विन ब्रिज, ये हो गया केल्विन ब्रिज का आंसर है। अब देखिए इसमें आप लोगों को जानना क्या क्या चीज़ है। तो मैं जो डिवाइड कर रही हूँ रेजिस्टेंस को बच्चा, आप कुछ इस तरीके से अपने शॉर्ट नोट में ज़रूर लिखें, ये आपके बहुत ही काम आएगा हर एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो रेजिस्टेंस जो हम मेजरमेंट में पढ़ते हैं, देखिए वो हमारा 3 तरीके का होता है। एक होता है सबसे पहले देखिए लो रेजिस्टेंस। ठीक है, लो रेजिस्टेंस। ओके, सेकेंड होता है हमारा मीडियम रेजिस्टेंस। मीडियम रेजिस्टेंस, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में रेजिस्टेंस लिख रही हूँ, और ये हमारा हो जाएगा लार्ज रेजिस्टेंस, लॉन्ग नहीं लार्ज रेजिस्टेंस। ओके, ठीक है। अब इसका आप लोगों को क्वेश्चन में कैसे पूछता है कि रेंज बताइए। तो ये होता है ऑफ ऑर्डर 1 ओम, ऑफ ऑर्डर 1 ओम। मतलब ये है इसका, देखिए कि आप लोगों को पूछता है कि रेंज बताइए लो रेजिस्टेंस का। तो जितने भी हमारे रेजिस्टेंस स्टार्ट होते हैं और 1 तक आते हैं उसको हम लो रेजिस्टेंस, जैसे कि 0.1 हो गया, 0.5 हो गया, 0.001 हो गया, 0.6 हो गया, 9 हो गया, 0.9। तो ये सारी वैल्यू हम लो रेजिस्टेंस के अंदर कैटेगराइज कर रहे हैं। मीडियम रेजिस्टेंस के अगर हम देखें तो ये स्टार्ट होता है 1 ओम से लेकर के, देखिए ये 40 तक आपको याद रखना है। ठीक है, 40 तक याद रखना है, यानी कि 10K तक हमारा मीडियम रेजिस्टेंस का रेंज होता है। और अगर मैं अबव बोलूँ, अबव 10K ओम, तो ये हमारा हो जाएगा लार्ज रेजिस्टेंस का। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। इस क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा है कि भाई मेथड बताइए कि लो रेजिस्टेंस मेथड हम एक्यूरेटली किस मेथड से कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ मेथड है, वो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी, आप लोग एज इट इज अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो लो रेजिस्टेंस के लिए हमारा होता है केल्विन। देखिए मुझे ये रब करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारा डेटा है, एक एक करके मैं करती हूँ। एक नोट कर लीजिए, आप रेंज नोट कर लीजिए, फिर एक एक करके हम लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस के मेथड्स लिख देते हैं।
ठीक है, तो देखिए पहला आता है हमारा लो रेजिस्टेंस के लिए। लो रेजिस्टेंस का अभी मैंने रेंज बताया था, देखिए ऑर्डर ऑफ 1 ओम। ठीक है, इसका मेथड क्या क्या है, नोट डाउन करते हैं। सबसे पहला हमारा होता है केल्विन डबल ब्रिज मेथड। ठीक है, केल्विन ब्रिज लिखा है तो भी चलेगा, अदरवाइज ये केल्विन डबल ब्रिज मेथड होता है, डबल ब्रिज मेथड फर्स्ट मेथड। सेकेंड होता है हमारा एमीटर वोल्टमीटर मेथड, एमीटर वोल्टमीटर मेथड, तो ये नहीं ज़्यादा पूछता, आप लोगों को केल्विन डबल ब्रिज ही लगाना है। थर्ड हमारा जो है वो होता है पोटेंशियोमीटर। क्या होता है, पोटेंशियोमीटर। तो ये 3 मेथड है जो मेजर करते हैं लो रेजिस्टेंस को, जिसमें जो केल्विन डबल ब्रिज मेथड है वो एक्यूरेटली मेजर करता है लो रेजिस्टेंस को, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, केल्विन ब्रिज मेथड होगा। इसमें जो हम क्या करते हैं 4 टर्मिनल से हमारा रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं, इस तरीके का हमारा क्या हो जाएगा, मेजरमेंट होगा। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो 4 टर्मिनल की रिक्वायरमेंट होती है लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। ये हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू है, 2 टर्मिनल करंट के लिए, 2 टर्मिनल वोल्टेज के लिए। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो तरीके हैं, केल्विन डबल ब्रिज मेथड, एमीटर वोल्टमीटर मेथड एंड पोटेंशियोमीटर मेथड। ओके, अब हमारा जो पोटेंशियोमीटर वाला मेथड है हमारा, वो क्या होता है, नल डिफ्लेक्शन मेथड होता है। जब हम मेजरमेंट पढ़ेंगे तब मैं ये सब चीज़ें आप लोगों को वैसे तो बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए सेकंड हमारा हो जाता है मीडियम रेजिस्टेंस, फटाफट नोट कर लेते हैं। मीडियम रेजिस्टेंस के लिए देखिए जो हमारा मेथड होता है मेजर करने के लिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड, जो आप लोगों के ऑप्शन में भी है, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड जो ऐसे वाला रहता है हमारा, ये ब्रिज के शेप में रहता है। देखिए याद करिए, अगर आपने सेमेस्टर में कभी पढ़ा होगा तो इस तरीके का हमारा रहता है ब्रिज। तो ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड है मीडियम रेजिस्टेंस के लिए। सेकंड मेथड आता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड हमारा आता है फिर से वही एमीटर वोल्टमीटर मेथड। ठीक है, एमीटर वोल्टमीटर मेथड। और फोर्थ वाला होता है कैरे फोस्टर मेथड है, कैरे फोस्टर मेथड। ओके, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चा वो व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड है। इसका रेंज मैंने बता दिया, और इसको हम 2 टर्मिनल से मेजर करते हैं। किससे, 2 टर्मिनल से। ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस का मेजरमेंट, 2 टर्मिनल। जो हमारा लो रेजिस्टेंस था उसके 4 टर्मिनल से, इसको 2 टर्मिनल से हम मेजर करते हैं, टर्मिनल 1 एंड टर्मिनल 2। अब आ जाता है हमारा लार्ज रेजिस्टेंस की बारी। हाई रेजिस्टेंस एक्चुअली है वो, अब आ जाता है हमारा जो थर्ड वाला था वो क्या है, हाई रेजिस्टेंस। तो हाई रेजिस्टेंस हमारा होता किस में है, देखिए हाई रेजिस्टेंस जो हमारा होता है, जो इंसुलेशन होता है, केबल, जो केबल हमारे लगे रहते हैं अंडरग्राउंड, उसमें जो इंसुलेशन रहता है उसका रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, हाई रहता है। फिर जितने भी हमारे इंसुलेशन लगे रहते हैं मोटर जनरेटर में, उसमें उसका रेजिस्टेंस हाई रहता है, मेगा ओम्स में रहता है। ठीक है, तो मेगा ओम्स में रहता है। इसको मेजर करने के लिए देखिए 4 तरीके होते हैं। कौन कौन सा होते हैं लिख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसे ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। जो पहला मेथड है वो है मेगर। क्या है, मेगर। तो ये हमारा मेगर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हाई रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। इंसुलेशन ऑफ केबल का, इंसुलेशन ऑफ मोटर जनरेटर का हम कर सकते हैं, जो आगे मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन आया हुआ है मेगर से डिस्कस करूंगी। तो इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, आपका चाहे कोई भी एग्जाम हो मेगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड मेगा ओम मेथड, मेगा ओम मेथड। थर्ड हमारा जो मेथड है वो डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड है, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड। और फोर्थ वाला जो है वो क्या है, लॉस ऑफ चार्ज मेथड, लॉस ऑफ चार्ज मेथड। तो ये 4 ऐसे मेथड हैं जो मेजर करते हैं हाई रेजिस्टेंस को। मेगर जो कि इंपॉर्टेंट है, मेगा ओम, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड एंड लॉस ऑफ चार्ज मेथड। तो ये सारा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग पूरा आप लोगों का डिस्कशन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगर आप लोगों से पूछता है वेन ब्रिज के बारे में, ठीक है, तो वेन ब्रिज क्या है, वेन ब्रिज मेजर करता है फ्रीक्वेंसी को। किसको मेजर करता है, फ्रीक्वेंसी को। ओके, तो लिख लीजिए वेन ब्रिज इज यूज्ड फॉर फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट वाइल शेयरिंग ब्रिज इज यूज्ड फॉर
कैपेसिटेंस मेजरमेंट। यहाँ लिख देती हूँ मैं, देख लीजिए। जो हमारा वेन्स ब्रिज था ये एक फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव ब्रिज है। क्या है ये? फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव ब्रिज है, जो कि मेजर क्या करता है? इट मेजर्स फ्रीक्वेंसी। क्या मेजर करता है? फ्रीक्वेंसी। फिर हमारा जो ऑप्शन में है शेयरिंग ब्रिज, शेयरिंग ब्रिज ये मेजर करता है कैपेसिटर को। ठीक है, अगर आता है कभी कैपेसिटर के वैसे तो और भी तरीके हैं हमारे, लेकिन शेयरिंग ब्रिज कैपेसिटर के लिए होता है। और हमारा लॉस टेंजेंट भी हम कैलकुलेट करते हैं। लॉस टेंजेंट मतलब टेन डेल्टा। ठीक है, तो ये सारा हम मेजर करते हैं शेयरिंग ब्रिज से, कैपेसिटर एंड टेंजेंट, लॉस टेंजेंट डेल्टा, टेन डेल्टा। ठीक है, तो ये सारा हमारा मेथड्स है। बाकी जब हम क्वेश्चन और देखेंगे शेयरिंग ब्रिज वगैरह से रिलेटेड तो और देखेंगे कि और क्या क्या मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। मज़ा आ रहा है कि नहीं मज़ा आ रहा है बताइए। उसके बाद आ जाता है आपके स्क्रीन पे, देखिए बच्चा, थर्ड क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज़ इसको सॉल्व करके आंसर बताएं। तो हम अब जा रहे हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने। क्वेश्चन मैं रीड कर ले रही हूँ, आपके स्क्रीन में देख पा रहा होगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है अ लैम्प ऑफ 100 वॉट एट 200 वोल्ट सप्लाई अ करंट ऑफ 100 वोल्ट्स, इट इज इक्विवेलेंट टू द लैम्प ऑफ। बहुत ही इजी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है आप लोगों का ऑप्शन क्या है? आप लोगों का ऑप्शन 20 वॉट है, 25 वॉट है, 50 वॉट है एंड 75 वॉट है। तो इसमें हम लोगों का जो पहला P1 रेटिंग था वो कितना दिया है? 100 वॉट दिया है। वोल्टेज V1 पहले कितने में ऑपरेट कर रहे थे? 200 वोल्ट में। आप लोगों को अब सेकंड केस में V2 कितने पे ऑपरेट करवा रहा है? 100 वोल्ट पे ऑपरेट करवा रहे हैं। तो अब इस केस में आप लोगों को P2 पूछ रहा है कि इज इक्विवेलेंट टू। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सब लोगों से बन जाना चाहिए। तो आप लोगों को दो केस दिया गया है। जो स्टार्टिंग का केस है उसमें बोला है जो हमारा पावर है वो 100 वॉट है और जो वोल्टेज सप्लाई हमारा है 200 वोल्ट है। अब अगर हम लोग इसको 100 वोल्ट पे चलाएंगे तो उस केस में वो किसके इक्विवेलेंट होगा? मतलब पावर रेटिंग पूछ रहा है। आप ऑप्शन में देखिए, तो ये आप लोगों को पता है। देखिए जो हमारा पावर रहता है, जो हमारा पावर रहता है, ठीक है, तो देखिए जो हमारा पावर रहता है P इज इक्वल टू, हम 2-3 फॉर्मूला यूज करते हैं। एक तो सबसे पहले होता है VI, पावर इज ऑल्सो इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R एंड पावर इज ऑल्सो इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R। तो अब इस 3 फॉर्मूले में हम कौन सा यूज करेंगे पावर का? तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या बोल रहा है? हमारा एक लैंप बोल रहा है। क्या बोल रहा है? हमारा एक, सपोज मान लीजिए लैंप बोल रहा है। तो ये हमारे लैंप में फिलामेंट होगा और फिलामेंट का क्या हो जाएगा? कुछ रेजिस्टेंस होगा जिसे मैं कह रही हूँ R। तो ये सेम है। देखिए फिलामेंट और लैंप दोनों ही सेम है। हम क्या कर रहे हैं? हम लोग वोल्टेज डिफरेंट कर रहे हैं। पहले 200 वोल्ट पे चला रहे हैं, अब हम 100 वोल्ट पे चला रहे हैं। तो उस केस में पावर बोल रहा है, तो हमारा रेजिस्टेंस दोनों ही केस में R1 इक्वल टू R2 हो जाएगा। रेजिस्टेंस सेम होगा। तो यहाँ पर देखिए करंट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो ये फॉर्मूला तो हम यूज़ नहीं कर सकते। ये हम लोगों को पता है कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि करंट के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करिए, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। अब आप लोगों को यहाँ से करिए P2 अपॉन में P1 इज इक्वल टू V2 अपॉन में V1 का होल स्क्वायर। देखिए ये मैंने कैसे लिखा है, अगर कोई नया बच्चा हमसे जुड़ रहा है तो बच्चा देखिए जो भी आप लोगों को निकालना रहता है, मान लीजिए यहाँ पर P2 निकालना है तो इसको आप हमेशा ऊपर रखिएगा। देखिए डायरेक्ट रिलेशन होने का मतलब अगर यहाँ पर 2 आ रहा है सफिक्स में तो यहाँ पर भी 2 आएगा, अगर यहाँ पर 1 आ रहा है तो यहाँ पर भी 1 आएगा। तो ये हम कह सकते हैं डायरेक्टली रिलेशन है और वोल्टेज का स्क्वायर है, तो इसीलिए P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर किए हैं क्योंकि P2 निकालना है। तो हमारा P2 क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर P1 इस तरफ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। P1 आप लोगों को दिया हुआ है 100 वॉट इनटू, देखिए डायरेक्टली मैं पुट कर रही हूँ V2 की वैल्यू कितना है? हमारा 100 है, अपॉन में V1 है 200 का होल स्क्वायर। अब ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1/2 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 100 अपॉन में 1/4 इज इक्वल टू 25 वॉट। तो ये हमारा जो है इट इज इक्विवेलेंट टू 25 वॉट। मतलब इसका आंसर क्या आप लोगों का आएगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो अगर ये पहली बार इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए ये पूरा तरीका होता है, आप इसे कॉपी कर लीजिए। अब आंसर आप कैलकुलेट करिए। तो ये रहा हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन।
अब आ जाते हैं हमारे 4th नंबर के क्वेश्चन में, जो कि आप लोगों के स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा होगा और आप मुझे इसका आंसर बताने वाले हैं। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए और पेन और कॉपी निकाल करके बैठिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। वेटेज आप लोगों को पता ही होगा कि 150 हमारे टेक्निकल होता है और 50 बेटा होता है नॉन टेक्निकल। 150 क्वेश्चन एक लार्ज नंबर है सिलेक्शन लेने के लिए। टेक्निकल आप लोग का बहुत ही अच्छा होना चाहिए, साउंड होना चाहिए, बहुत ही बढ़िया। तो अगर आप अच्छा होगा और बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जूनियर लेवल एग्जाम में, तो वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा खासा वेटेज है, तो प्लीज़ आप लोग टेक्निकल पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए। अब आ जाता है आपके स्क्रीन में 4th नंबर का क्वेश्चन मैं रीड कर देती हूँ बच्चा। फिर आ जाता है, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। द रेजिस्टेंस बिटवीन x1 एंड x2 दिया हुआ है। एक आप लोगों को फिगर दे रहा होगा, उसमें पूछ रहा होगा कि रेजिस्टेंस बताइए x1 और x2 के बीच में कितना है। ऑप्शन है आपका 10 ओम, ग्रेटर देन 10 ओम, 0 एंड लेस देन 10 ओम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आप सभी लोग बना ही लेंगे। देखिए 4th नंबर का क्वेश्चन, आप लोग को 2 टर्मिनल गिवन है, एक x1 गिवन है, जो यहाँ रेजिस्टेंस 10 ओम गिवन है, और ये हमारा टर्मिनल x2 गिवन है, और यहाँ पर एक हम क्या कहते हैं, ऐसा आप लोगों को वायर गिवन है। इसके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, ये पूछ रहा है। आंसर बहुत ही सिंपल है। देखिए ये आपको समझना पड़ेगा कि ये जो हमारा पॉइंट है और ये नोड है, ठीक है, ये पॉइंट नहीं, एक्चुअली इसको सर्किट के टर्म में नोड कहते हैं। ये दोनों एक ही नोड है, मतलब ये हमारा क्या है, ये वाला नोड जो है, ये वाला नोड, ये दोनों हमारा क्या है, सेम है। अगर ये नोड ए है तो ये भी हमारा नोड ए ही होगा, यानी कि दोनों सेम नोड है। तो अगर सेम नोड है मतलब पॉइंट सेम है, तो इसे हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट। सेम पॉइंट का मतलब क्या होता है, सेम वोल्टेज। मतलब हम ये कहेंगे कि हमारा नोड ए का जो वोल्टेज रहेगा वो क्या होगा, नोड ये बी, इसको अगर बी भी मानते हैं तो सेम एज बी, ये हमारा दोनों सेम रहेगा। इसे हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट की कंडीशन। अब अगर हम इसको पैरेलल, देखिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देती हूँ, जो हमारा आर इक्विवेलेंट निकलेगा। ये शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है कि उसकी रेजिस्टेंस क्या है। शॉर्ट सर्किट कंडीशन अगर मैं डिस्कस करूं बच्चा, इस केस में हमारा क्या होता है, आर इज इक्वल टू 0 होता है। क्योंकि देखिए जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट के फ्लो को रोकता है। ये हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, करंट के फ्लो को रोकता है, मतलब इसकी कुछ वैल्यू होगी सर्टेन। तो इसकी वैल्यू होती है स्टार्टिंग 0 से लेकर के इन्फिनाइट तक ये जाता है। 0 हो सकता है, 1 ओम हो सकता है, 2 ओम हो सकता है, 1000 हो सकता है, मेगा ओम में हो सकता है। तो ऐसे करोड़ों वैल्यू हो सकते हैं रेजिस्टेंस के। तो इसमें हम 2 एक्सट्रीम वैल्यू अगर लेते हैं, 0 ओम एंड इन्फिनिटी, तो 0 ओम के करस्पॉन्डिंग हम कहते हैं ये शॉर्ट सर्किट कंडीशन है। V इज इक्वल टू IR आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर ये हमारा R 0 है, तो इसके वजह से हमारा V क्या हो जाएगा, V हमारा 0 हो जाएगा। और 0 होने का मतलब क्या होता है, शॉर्ट, यानी कि दोनों हमारे टर्मिनल एक दूसरे से चिपक गए हैं, शॉर्ट हो गए हैं। इसे कहते हैं हम शॉर्ट सर्किट, ठीक है। लेकिन करंट 0 नहीं होगा, करंट कैन हैव एनी वैल्यू, कैन हैव एनी वैल्यू, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि करंट भी 0 है, लेकिन ये करंट की वजह से वोल्टेज 0 नहीं आ रहा है, इस रेजिस्टेंस की वजह से ये वोल्टेज 0 आ रहा है। तो इसे कहते हैं हम शॉर्ट सर्किट कंडीशन। इस केस में हमारा R 0 होता है। और ओपन सर्किट कंडीशन क्या होती है, ओपन सर्किट कंडीशन मतलब होती है R की वैल्यू इन्फिनाइट होना, R की वैल्यू इन्फिनाइट होना, जो अभी मैं डिस्कस कर लूंगी। ये देखिए ये हमारा है 0 ओम, और 0 ओम क्या है, 10 ओम के साथ पैरेलल में है। 0 इंटू 10 ओम अपॉन में 0 प्लस 10, तो ये 0 इंटू 10 करेंगे तो 0 अपॉन में 10, तो 0 अपॉन में कुछ भी रहेगा, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट 0 ओम ही रहेगा, ठीक है, 0। अब अगर आप इसके बाद कुछ भी वैल्यू लगा देते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक हमारा आपका 10 ओम का है, ये एक आपका 10 ओम का है, ये आपका एक 10 ओम का, ऐसे आप हजारों रेजिस्टेंस अगर आप लगा देंगे और उसके साथ अगर एक शॉर्टेड भी रहेगा, तो इसका ओवरऑल आंसर 0 ही आएगा। सबके साथ शॉर्ट हो जाएगा और आंसर 0 आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, 0 ओम, ठीक है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, 0 ओम। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बता देती हूँ, देखिए आंसर आ चुका है बच्चा। एक बार हम ओपन सर्किट कंडीशन भी समझ लेते हैं फटाफट से, फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे। देखिए ये ओपन सर्किट क्या होता है, ओपन सर्किट का मतलब ये है, आपको पता ही ओपन सर्किट मतलब ये जो रेजिस्टेंस आ रहा था, ये रेजिस्टेंस आ रहा था, ये बीच से हमारा क्या हो गया है, कट हो गया है,
मतलब इसमें हमारा जो करंट है वो फ्लो नहीं होगा, करंट इक्वल टू 0, R इक्वल टू इन्फिनाइट होता है, प्लस माइनस वोल्टेज V होगा। कैसे देखिए, अब हम लोग को पता है I इज इक्वल टू V अपॉन में R होता है, ये हमारा बेसिक ओम्स लॉ है। अगर मैं इसका वैल्यू रखना चाहूँ एक्सट्रीम वैल्यू R इक्वल टू इन्फिनिटी, तो मैं कहूँगी लिमिट R टेंड टू इन्फिनिटी V अपॉन में R। तो R की वैल्यू इन्फिनिटी रखनी है बच्चा, तो रख दीजिए V अपॉन में इन्फिनिटी। कुछ भी अपॉन में इन्फिनिटी करते हैं तो आंसर आता है 0, यानी कि I इक्वल टू 0 हो गया। तो हमेशा ओपन सर्किट के लिए हमारा I 0 होता है, लेकिन ओपन सर्किट वोल्टेज कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस हम मेजर करते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, वो 0 नहीं है। ये करंट हमारा इस रेजिस्टेंस की वजह से 0 आ रहा है, तो ये पूरा कंसेप्ट है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा बच्चा। अब आपके सामने 5th क्वेश्चन आ रहा होगा, आप लोग आंसर बताएं, फटाफट सॉल्व करें क्वेश्चन को। और प्रैक्टिस सेशन है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को डेटा इकट्ठा करना है और सॉल्व करना है क्वेश्चन को। अच्छा लग रहा है ना सेशन? प्लीज़ आप लोग बताइए। 5th नंबर का क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन में एक डायग्राम दिख रहा होगा। इसमें आप लोगों को करंट I2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और आपको I1 की वैल्यू कितना गिवन है, 1.5 गिवन है। तो मैं एक बार सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ, देख लीजिए। प्लस माइनस 6 वोल्ट, ये हमारा है 2 ओम, ये आपका है 2 ओम, ये आपका है अगेन 2 ओम, और ये आपका है क्या, प्लस माइनस 3 वोल्ट, ठीक है। यहां से आप लोगों को ये करंट है I2 और ये करंट आप लोगों को दिया है I1 इज इक्वल टू 2 ओम। तो देखिए ये जो क्वेश्चन था आप लोगों का, जो मैंने पेपर डाउनलोड किया हुआ था यूपी वाली पेपर का, उसमें ये डायरेक्शन मेंशन नहीं था, मिसप्लेस्ड हो गया था। तो अगर ऐसा रहता भी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपना कॉमन सेंस यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए बच्चा, ये हम लोगों का 2 लूप वाला है, 2 लूप दिया है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैम इसमें KVL लगा देते हैं, KCL लगा देते हैं। आप कुछ भी लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप KCL KVL लगाना चाहते हैं, जो मैं एक्चुअली तरीका यूज़ करती हूँ वो बता देती हूँ आपको। 2 तरीके से मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देती हूँ, एक बार KCL यूज़ करती हूँ और एक बार जो मैं तरीका यूज़ करती हूँ वो करते हैं। देखिए पहला तो जो तरीका हम यूज़ करते हैं, जो मैं प्रेफर करती हूँ, चाहे कितना बड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट दिया रहे, आप लोगों को हमेशा करंट को बच्चा डिवाइड करके जाना है। क्योंकि आपने पढ़ा है KCL क्या होता है, सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, ठीक है। तो जितना आ रहा है उतना बाहर जाएगा। अब आप मुझे बताइए, ये हमारा एक नोड है। नोड क्या होता है, जहां पर 2 या 2 से ज़्यादा ब्रांच मीट करते हैं। तो यहाँ हम लोगों को 3 ब्रांच मीट कर रहे हैं, तो ये हमारा एक नोड हो जाएगा। अब इस नोड में आ रहा है करंट हमारा कितना, ये 1.5 एम्पियर है, 1.5 एम्पियर आ रहा है। इससे निकल कितना जा रहा है, I2 निकल जा रहा है। I2 अगर निकल जा रहा है तो इस ब्रांच में करंट क्या फ्लो होगा, I1 माइनस I2, यही होगा। I1 आया, I2 निकल गया, तो I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 1.5 माइनस I2। अब कुछ नहीं है, देखिए अब इसमें सिर्फ अगर आप सिंगल एक लूप लगा देंगे तो आप लोगों का एक अननोन रहेगा I2, जो कि आपको आंसर दे देगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से आप अप डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन I2 का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, मतलब एक नेगेटिव साइन आएगा। तो यहाँ से आपका आएगा 2I2 प्लस इस 2 ओम में करंट कितना फ्लो हो रहा है, 1.5 माइनस I2। तो हम लिख पाएंगे 1.5 माइनस I2। अब वोल्टेज का बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, तो मैं हमेशा जब भी रेजिस्टेंस को देख रही हूँ, अगर ये इसी डायरेक्शन में और हम भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो प्लस लेंगे। अगर हम इधर जा रहे हैं और डाउनवर्ड से करंट है तो नेगेटिव लेंगे। और जो वोल्टेज का हम पहली बार जा रहे हैं, अगर प्लस दिखेगा तो हम प्लस एज इट इज लिख देंगे, अगर माइनस दिखेगा तो माइनस लिख देंगे, इक्वल टू 0। अब देखिए ये सिंगल लाइन का इक्वेशन है, इसे आप सॉल्व कर लीजिए। माइनस 2I2 प्लस 2 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2I2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2I2 माइनस 2I2 माइनस 4I2 इक्वल टू 0। हैंस 4I2 इज इक्वल टू 6, I2 इज इक्वल टू 6/4 इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर इज द राइट आंसर। 1.5 आपका राइट आंसर है। तो ये हो गया पूरा कंप्लीट सोल्यूशन। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ये प्रेफर करती हूँ करंट को डिवाइड करने का। अब अगर किसी बच्चों को डाउट है कि मैम ऐसे नहीं, हम लोग नोड लगाना चाहते हैं, नोडल, तो नोडल कैसे लगाएंगे ये भी देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे।
तो एक क्वेश्चन के सॉल्व करने का आप चाहे इसमें सुपरपोजिशन थ्योरम लगा दीजिए, चाहे आप नॉर्टन लगा दीजिए, चाहे आप थेवेनिन लगा दीजिए, केवीएल केसीएल कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि आपके लिए कौन सा सुइटेबल है जो आपका टाइम बचा सके आपके एग्जाम में। ओके, अगर आप कई बार होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बोला जाता है कि थेवेनिन थ्योरम के थ्रू निकालिए या सुपरपोजिशन थ्योरम के थ्रू निकालिए, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी भी ऐसा कोई थ्योरम वगैरह यूज नहीं करना है, जो सिंपल आप लोगों को दे वो बताना है, क्योंकि उसमें सिर्फ आंसर से मतलब होता है। तो ऐसा कई बार आया हुआ, डीएफसीसीएल का क्वेश्चन में भी आया हुआ था। देखिए यहाँ पर आपको एक वोल्टेज V अज्यूम करना है, नोड वोल्टेज V अज्यूम करना है। ओके, तो यहाँ से अब हम नोड के अक्रॉस जो हमारा नोड A है उसमें हम लोग KCL अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए इनकमिंग करंट तो क्या है 1.5, आउटगोइंग जितने भी इसको छोड़ करके हम आउटगोइंग लेते हैं, तो यहाँ से हमारा करंट क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से हमारा करंट हो जाएगा V - 3 वोल्ट अपॉन में 2 प्लस यहाँ से करंट कितना है V अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1.5। यहाँ से वोल्टेज देखिए एक ही अननोन है, निकाल लेते हैं। 2 और 2 क्या एलसीएम है, तो ये हो जाएगा हमारा 2V - 3 इज इक्वल टू, ये 2 उधर जाके 3 हो जाएगा, हैंस 2V इज इक्वल टू 6, V इज इक्वल टू 3 वोल्ट। ये भी सिंपल है। अब यहाँ का 3 वोल्ट है, रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम है, तो I2 इज इक्वल टू V अपॉन में 2, कितना निकाले हम लोग 3 वोल्ट अपॉन में 2 इक्वल टू 1.5 एम्पियर। ठीक है, तो ये हम लोग निकाले हैं KCL के थ्रू, KCL के थ्रू निकाले हैं। तो ये हमारा सेकेंड तरीका हो गया। फर्स्ट तरीका मैंने बता दिया नोड वोल्टेज के लिए। देखिए जो भी हम करंट लेंगे इनकमिंग उसको एक साइड लिखेंगे और बाकी बचा हुआ हम आउटगोइंग लेंगे। तो इससे जो बचा हुआ आउटगोइंग करंट है I2 क्या है V अपॉन में 2 है जो मैं यहाँ लिखी हूँ, इसके लिए क्या हो जाएगा V - 3 वोल्ट अपॉन में 2 हो जाएगा इक्वल टू, सॉल्व करेंगे V की वैल्यू आ गई, I2 क्या हो जाएगा V अपॉन में 2, तो यहाँ से आंसर 1.5 आएगा। ये आपका पूरा सोल्यूशन है। ठीक है, तो देखिए सोल्यूशन कोई बड़ा नहीं है, लेकिन मेरे को आपको समझाने के लिए हर एक तरीके पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है तो इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का। ऐसा नहीं है कि हमें कोई भागना है कि बस मैम आप आंसर बता दीजिए किसी तरीके से। रट के बेटा जाएंगे तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, अगर हम लोग पूरा कंसेप्ट लेके जाएंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आइए 6th क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, आपके स्क्रीन में आ गया होगा, सॉल्व करिए और आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन 6 हमारा बोल रहा है कि कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स क्या होता है। तो ये पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दिया है, एक्टिव बाइलेटरल होता है, पैसिव बाइलेटरल होता है, एक्टिव यूनिलैटरल होता है और पैसिव यूनिलैटरल। तो ये मैं आप लोगों को मेरी सर्किट थ्योरी की बेसिक क्लास में बताई थी बच्चा। देखिए यहाँ पर आप लोगों को बोला है कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। तो अगर मैं देखिए आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात करूं तो आइडियल वोल्टेज सोर्स मतलब क्या हो जाएगा, अगर आई वी ग्राफ ड्रॉ करूं तो यहाँ से आई और वी के ग्राफ में हमारा ये होता है, अगर हम करंट कितना भी बढ़ा लें लेकिन हमारा वोल्टेज मान लीजिए अगर 10 वोल्ट है तो 10 वोल्ट पे ही कांस्टेंट रहेगा। देखिए आई की वैल्यू हम बढ़ाते जा रहे लेकिन वोल्टेज कांस्टेंट है, तो इसे हम कहते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स या फिर कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। सेकेंड, अगर हम देखते हैं आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर हम करंट को बढ़ा रहे हैं तो कुछ हमारा प्रैक्टिकल में क्या होता है, एक रेजिस्टेंस आ जाता है कुछ भी ओम्स का, जिसकी वजह से वहां पर वोल्टेज ड्रॉप हो, तो हमारा वोल्टेज कांस्टेंट नहीं होता है, ये स्लाइटली डिक्रीजिंग होता है, तो इसे हम कहते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, और एक्टिव सोर्स क्या होता है, देखिए एक्टिव सोर्स वो सोर्स होता है जो कि डिलीवर कर सकता है, जो कि जनरेट कर सकता है एनर्जी बाय इट्स ओन, मतलब अपने से ही एनर्जी जनरेट कर सकता है, उसे हम कहते हैं एक्टिव सोर्स और या फिर एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। और पैसिव एलिमेंट है जो कि अपने से एनर्जी जनरेट नहीं कर सकता है। ठीक है, और यूनिलैटरल और बाइलैटरल का मतलब ये होता है कि हमारा यूनिलैटरल मतलब वो अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर देगा, क्या करेगा, अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर देगा। दोनों ऑपरेशन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव समय के साथ वो अपना ऑपरेशन चेंज कर देगा। तो पहले हम एक बार एलिमेंट्स देख लेते हैं। देखिए जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो एक तरफ हम लिखेंगे एक्टिव एलिमेंट्स और एक तरफ हम लिखेंगे पैसिव एलिमेंट। ठीक है, पैसिव एलिमेंट। अब देखिए जो पैसिव एलिमेंट है वो 3 तरीके के होते हैं, आर, एल और सी। अगर आर एल सी बोलता है रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, तो ये एक पैसिव एलिमेंट है। एक्टिव एलिमेंट है विच कैन जनरेट एनर्जी बाय इट्स ओन, नाम एक्टिव। इसमें हमारा होता है वोल्टेज सोर्स, ये होता है करंट सोर्स, जनरेटर, बैटरी
एंड हमारा होता है ओपन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। क्या होता है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ये सारे हमारे होते हैं एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट। और हमारा यूनिलैटरल का मतलब ये होता है कि हमारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है ऑपरेशन के हिसाब से। तो हमारा जो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है वो एक्टिव और यूनिलैटरल होगा, तो इसके लिए आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। समझ में आया बच्चा? तो जब पहचानने बोलेगा कभी अगर क्वेश्चन में कि यूनिलैटरल और बाइलैटरल को पहचानिए, तो वो हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो ये पूरा इसका कंसेप्ट हो गया एक्टिव और पैसिव का। अगर आप लोगों को पूछता है इनमें से, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्वेश्चन बन जाना चाहिए। अदरवाइज जितने भी स्टूडेंट अगर नए हैं, नए मुझसे जुड़ रहे हैं, तो आप मेरी सर्किट थ्योरी के क्लासेस आप देख सकते हैं, वहाँ मैंने अच्छे से बेसिक कवर करके क्वेश्चन सॉल्व कराया है। अब आता है बेटा आप लोगों के स्क्रीन में 7 नंबर का क्वेश्चन। प्लीज आप इसे सॉल्व करके आंसर बताइए। क्वेश्चन 7 बहुत ईजी है, इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं होगा। देखिए, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज कंसर्न विथ, तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो है वो हमारा क्या बोलता है? आईआर ड्रॉप, बैटरी ईएमएफ, जंक्शन वोल्टेज एंड बोथ आईआर ड्रॉप एंड बैटरी ईएमएफ। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, बताइए आप एक बार आंसर। तो केवीएल, इसमें जो 7th नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए केवीएल के बारे में बात कर रहे हैं। ये हमारा होता है सेकेंड लॉ। किरचॉफ्स के सेकेंड लॉ को हम केवीएल कहते हैं, और फर्स्ट लॉ हमारा होता है केसीएल। केसीएल क्या होता था? देखिए, किरचॉफ्स जो हमारा करंट लॉ था वो क्या है? एक तो फर्स्ट लॉ है किरचॉफ्स का, सेकंड ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे ये आधारित है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ये फॉलो करता है, और हम इसे कहते हैं सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। ठीक है, ये हमारा होता है केसीएल। ये आप लोगों को पता है, इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन नया क्या है आप लोगों को ये याद रखना है कि केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ एक तो फर्स्ट लॉ होता है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ये फॉलो करता है। ये तो आप सभी को पता है कि सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट है। मान लीजिए कि बीच में एक नोड लेती हूँ, ये हम रेजिस्टेंस लेते हैं कुछ, ये हम रेजिस्टेंस लेते हैं। तो ये अगर हमारा करंट I1 है, ये हमारा करंट I2 है, ये हमारा करंट I3 है, ये हमारा करंट I4 है। तो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अगर इसके लिए मुझे केसीएल लगाना पड़े बच्चा, तो हम क्या करेंगे? इनकमिंग करंट मतलब I1 प्लस I3 इज इक्वल टू I2 प्लस I4। तो ये हमारा पूरा डिस्कशन हो गया किरचॉफ्स करंट लॉ से। और इसमें जो हमारा अलजेब्रिक सम रहता है किसी भी नोड पे, यानी कि हमारा अलजेब्रिक सम रहता है नोड पे, वो 0 होता है। अब आ रहा है केवीएल की बारी। तो केवीएल हमारा क्या होता है? और ये हमारा देखिए, ये हमारा जो नोडल एनालिसिस रहता है, नोडल एनालिसिस अगर बोलेगा, आपने ये सोचा होगा कभी कि मैम नोडल एनालिसिस तो केसीएल को ही बोलते हैं नोडल एनालिसिस। कई बच्चे ये सोचते हैं कि नोडल एनालिसिस का मतलब सिर्फ केसीएल होता है। नहीं, नोडल एनालिसिस का मतलब होता है केसीएल प्लस ओम्स लॉ। क्या होता है? जब आप केसीएल भी अप्लाई करेंगे और ओम्स लॉ का भी यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा नोडल एनालिसिस। ये पूरा डिस्कशन हुआ है केसीएल का। तो आप लोग ये मत समझा करिए कि मैंने एक्स्ट्रा डिस्कशन करा दिया तो वो आप लोग के लिए हानिकारक होगा। कभी भी एक्स्ट्रा अगर आप डिटेल्स लेते हैं किसी क्वेश्चन के लिए, तो वो आप लोगों के लिए के फायदे के लिए होता है। अदरवाइज मैं क्वेश्चन का बताती, आंसर सॉल्व करती, फिर हम नेक्स्ट बढ़ जाते और सेशन बहुत जल्दी खत्म हो जाता। लेकिन एक्स्ट्रा डिस्कशन क्या हो रहा है वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी है कि जो क्वेश्चन आया हुआ है वही आपको रिपीट करेगा, बिल्कुल भी नहीं। जो क्वेश्चन आ चुका है उससे थोड़ा अगर हटके भी आता है उससे, तो मैं आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, अब आता है केवीएल। तो इसमें हमारा केवीएल क्या होता है? जो भी हमारा समेशन रहता है वोल्टेज का अलजेब्रिक, वो 0 होता है। मतलब हमारा जो आईआर ड्रॉप लेते हैं हम, ये रेजिस्टेंस हो गया, मान लीजिए ये रेजिस्टेंस हो गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव V हो गया, ये हमारा करंट I हो गया, ये हमारा रेजिस्टेंस R1 है, इसके अक्रॉस में वोल्टेज क्या है? V1 है। ये हमारा रेजिस्टेंस R2 है, इसके अक्रॉस में हमारा V2 है। तो अगर मैं यहाँ से KVL लगाना चाहूँ बच्चा, तो क्या हो जाएगा? -V प्लस V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 0, और V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, क्योंकि जो भी डायरेक्शन में पहले दिखता है, अगर पॉजिटिव दिखा तो मैं पॉजिटिवली, अगर नेगेटिव दिखा तो मैं नेगेटिवली। तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू V1 क्या है? I इंटू R1 है, प्लस I इंटू R2 है।
तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है IR ड्रॉप प्लस वोल्टेज, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, और जो KVL है वो सेकेंड लॉ है और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। तो ये सारा डेटा आपको KVL और KCL के रिगार्डिंग पता होना चाहिए। अब आप लोगों को अगर बच्चा मैश एनालिसिस बोलता है, अगर मैश एनालिसिस बोलता है किसी क्वेश्चन में, मैश एनालिसिस बोलता है अगर किसी क्वेश्चन में, तो वो हो जाएगा KVL प्लस ओम्स लॉ। क्या हो जाएगा, KVL का प्लस ओम्स लॉ को जब आप कंबाइन करेंगे तब आपका मैश एनालिसिस बनेगा। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन नोट करिए 7th नंबर का। और देखिए टोटल 150 क्वेश्चन आए हैं, तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। अब आ जाता है आपके स्क्रीन में 8th नंबर का क्वेश्चन, सॉल्व करके फटाफट आंसर बताइए। मैं क्वेश्चन को रीड करके आप लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड करती हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, आसान क्वेश्चन है ये भी। द लॉ दैट एक्सप्लेन द जनरेशन ऑफ हीट ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर। तो ये कौन सा लॉ है, ऑप्शन क्या है, ओम्स लॉ, सेकंड ऑप्शन जूल्स लॉ, थर्ड ऑप्शन केल्विन्स लॉ एंड फोर्थ ऑप्शन फैराडे लॉ। तो ये 4 लॉ है, चारों के बारे में एक बार मैं ब्रीफ में बता देती हूँ। पहला हमारा क्या है देखिए, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ आप लोगों को पता है कि V इज इक्वल टू IR रहता है। V इज इक्वल टू IR ये हम सबको पता है, लेकिन इसमें आप लोग को जानने वाली चीज़ क्या है देखिए। सबसे पहले तो जो हमारा ओम्स लॉ होता है वो डेफिनेशन वाइज हमारा क्या है, दी वोल्टेज अक्रॉस एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। करंट फ्लोइंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और V इज इक्वल टू हमारा एक प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट टर्म यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस, R रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका यूनिट होता है ओम, यूनिट होता है हमारा ओम। और अगर इससे बेसिक क्लास ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में जानना चाहते हैं बच्चा, तो हमारा बेसिक क्लास आप प्लीज अटेंड करिए, उसमें मैंने एक एक चीज आप लोगों को अच्छे तरीके से बताया है। तो V इज इक्वल टू IR ये सबको पता है। इसमें हमारा कंडीशन ये है, इंपॉर्टेंट क्या है देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि जो फिजिकल कंडीशन होती है, फिजिकल कंडीशन होती है लाइक टेम्परेचर, लाइक प्रेशर, ये होना चाहिए कांस्टेंट, तभी ओम्स लॉ वैलिड होगा। क्योंकि आपको ये पता है कि रेजिस्टेंस और टेम्परेचर एक दूसरे से डिपेंड होते हैं। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर मैं कंडक्टर की बात करूं तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है कंडक्टर्स के लिए, तो टेम्परेचर अगर वेरी करा तो हमारा रेजिस्टेंस भी वेरी कर जाएगा, और रेजिस्टेंस वेरी कर देगा तो ये हमारा नॉन लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, फिर ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। तो कंडीशन आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कि ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर ओनली लीनियर एलिमेंट। ठीक है, जो लीनियर अगर एलिमेंट कोई है तभी ओम्स लॉ वैलिड होगा। ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर नॉन लीनियर कंडक्टर। ठीक है, समझ में आया। अगर यहाँ पर मैं 1 ओम की बात करूँ तो ये हो जाएगा 1 वोल्ट पर एम्पियर। तो ये सारा डिस्कशन मैं ऑलरेडी कराई हूँ सर्किट थ्योरी के क्लास में। ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर ओनली लीनियर एलिमेंट। लीनियर एलिमेंट क्या है, हमारा जो भी y इक्वल टू mx को फॉलो करता है, मतलब एक हमारा vi कैरेक्टरिस्टिक्स अगर होगा, लीनियर मतलब पासिंग थ्रू द ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है, ये हमारा ओरिजिन है उससे पास हो रहा है, तो ये हमारा क्या है, v इज इक्वल टू IR, y इज इक्वल टू mx प्लस mx, ये हमारा हो जाएगा स्लोप। और अगर एंगल देखें तो tan थीटा, तो यहाँ से जो एंगल tan थीटा आएगा वो क्या आएगा, R आएगा। तो ये सारा डिस्कशन है। अब आप सोच रहे हैं कि मैम ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर नॉन लीनियर एलिमेंट। अब ये नॉन लीनियर क्या क्या है, किसके किसके लिए वैलिड नहीं है, तो कुछ मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रही हूँ, वो आप लोग प्लीज नोट कर लीजिए। सबसे पहला हमारा डायोड, सेकंड लाइट बल्ब, थर्ड ट्रांजिस्टर एंड फोर्थ इलेक्ट्रोलाइट एंड फिफ्थ वैक्यूम ट्यूब। तो ये कुछ एग्जाम्पल है नॉन लीनियर एलिमेंट के लिए जिसमें ओम्स लॉ वैलिड नहीं है, ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो नॉन लीनियर एलिमेंट है, ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, एप्लीकेबल नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका पूरा 8 नंबर का क्वेश्चन। और अगर आप लोगों को बोलेगा कि पॉइंट फॉर्म बताइए ओम्स लॉ का,
तो ये होता है J इज इक्वल टू सिग्मा ई। ठीक है, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। J हमारा क्या है, J हमारा है करंट डेंसिटी और सिग्मा हमारा है कंडक्टिविटी, E हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये हमारा होता है पूरा ओम्स लॉ। क्वेश्चन नंबर हो गया। अब आप लोगों को ये मालूम ही है कि अपना जो जूल्स लॉ है, ये इसका आंसर एक्चुअली ओम्स लॉ नहीं है, इसका आंसर जूल्स लॉ है। आंसर हमारा क्या है, आंसर हमारा बी ऑप्शन जूल्स लॉ है, लेकिन ओम्स लॉ आया था इसलिए मैं डिस्कशन कर रही थी। जूल्स लॉ क्या है, सपोज हमारा ये एक कंडक्टर है, ये हमारा कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस I है, इससे करंट फ्लो हो रहा है I और टाइम क्या है टी टाइम के लिए हो रहा है। तो जो हमारा हीट प्रोड्यूस होगा, देखिए हीट प्रोड्यूस होगा Q इज इक्वल टू हो जाएगा I स्क्वायर R इंटू टी। तो ये होता है हमारा ओम्स लॉ। ठीक है, सॉरी ये होता है हमारा जूल्स लॉ। ओके, और जो केल्विन्स लॉ दिया हुआ है बच्चा, वो जब आप पावर सिस्टम पढ़ेंगे, इकोनॉमिक साइज ऑफ कंडक्टर का कैलकुलेट करेंगे तो ये होता है केल्विन्स लॉ। वहाँ पर कुछ फॉर्मूले होते हैं, बस आप ये समझिए कि अगर इकोनॉमिक साइज ऑफ कंडक्टर निकालना हो तो केल्विन लॉ का यूज़ करते हैं। और फैराडे लॉ आप सभी लोगों को पता है, हम मशीन्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। फैराडे लॉ क्या कहता है, हमारा फैराडे लॉ ये कहता है पहला कि व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर। एंड सेकंड हमारा लॉ क्या बोलता है कि हमारा फैराडे जो सेकंड लॉ है, जो हमारा फैराडे सेकंड लॉ है, वो बोलता है जो हमारा मैग्नीट्यूड ईएमएफ का रहेगा वो माइनस एन डी फाई अपॉन में डी टी रहता है। ठीक है, ये माइनस होता है लेंस लॉ की वजह से, ये नेगेटिव लेंस लॉ की वजह से, और ये हमारा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। जो हमारा ईएमएफ रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस। तो ये पूरा इसका सोल्यूशन है। तो इसके लिए आंसर हमारा हो जाएगा जूल्स लॉ। ठीक है, मैंने ओम्स लॉ आप लोगों को ये सब एक्सप्लेन किया क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। अब आ जाता है आप लोगों के स्क्रीन में 9th नंबर का क्वेश्चन। 9th नंबर का क्वेश्चन आप सॉल्व करके आंसर बताए बच्चा, मैं रीड करती हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यूज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो देखिए, जो स्टार्टिंग के इलेक्ट्रिक फर्नेस, गीजर और इलेक्ट्रिक आयरन है, ये सारे में क्या है, ये सारे में एक फिलामेंट लगा रहता है। जैसे कि अगर हम बोलें गीजर, तो गीजर क्या है, पानी गर्म करने के लिए उसमें अंदर रॉड लगा रहता है, या इमर्शन रॉड भी है, उसमें क्या है, एक तरीके का हमारा फिलामेंट है। और उसमें क्या होता है, हमारा एनर्जी कंज्यूम होता है, पावर कंजम्पशन होता है। अगर मैं गीजर की बात करूं तो भी सेम है, इलेक्ट्रिक आयरन की बात करूं तो भी सेम है। लेकिन लास्ट वाला जो ऑप्शन है आप लोगों का वैक्यूम क्लीनर, इसमें हम लोगों को हीटिंग इफेक्ट नहीं आता है। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा डी। तो 9th क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया, इसमें और ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। हीटिंग इफेक्ट मैंने अभी बताया, जूल्स लॉ के हिसाब से जो हमारा हीट रहेगा वो इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होगा। ठीक है, आइए हमारा 10th नंबर का क्वेश्चन है। तो 10th नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा होगा। क्वेश्चन रीड करिए, आंसर बताइए। अ नेटवर्क विच कंटेन वन और मोर देन वन सोर्स ऑफ ईएमएफ इज नोन एज। ऑप्शन है आप लोगों का एक्टिव नेटवर्क, सेकंड ऑप्शन पैसिव नेटवर्क, थर्ड ऑप्शन इलेक्ट्रिक नेटवर्क और फोर्थ ऑप्शन नॉन लीनियर नेटवर्क। तो अभी मैंने बताया कि जहां पर वन सोर्स ऑफ ईएमएफ रहेगा या फिर जो जनरेट करेगा एनर्जी को, उसे कहते हैं हम एक्टिव एलिमेंट। तो ऑप्शन अभी मैंने क्वेश्चन में अभी बताई थी आप लोगों को कि जितने भी हमारे एक्टिव एलिमेंट है वो होते हैं वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या है, वहां से ईएमएफ जनरेट होगा, तो आंसर इसका एक्टिव एलिमेंट आएगा। फिर आता है करंट सोर्स, फिर आता है जनरेटर, फिर आता है बैटरी एंड ओपैम्प। तो ये सारा आपका डेटा है। अब आप लोगों का इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसके लिए आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और पैसिव एलिमेंट वो होते हैं जो कि खुद से एनर्जी जनरेट नहीं करते हैं, तो पैसिव एलिमेंट का एग्जांपल हो जाएगा RLC। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करंट थ्रू एन इंडक्टेंस फॉलोज। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, ये कंसेप्चुअल है, मैं अभी आप लोगों को स्क्रीन में लिख रही हूँ। फर्स्ट इसका ऑप्शन है लीनियर ग्रोथ, सेकेंड ऑप्शन है लीनियर डीके, थर्ड ऑप्शन है एक्सपोनेंशियल डीके एंड फोर्थ ऑप्शन है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर है 11। इसके लिए इंडक्टेंस के बारे में बात की है। तो इंडक्टेंस या इंडक्टर को हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंपली हमारा क्या है, एक कॉइल है। मान लीजिए आप एक कॉपर वायर लेते हैं, अगर उसको ऐसे कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स में ऐसे लपेट देते हैं तो ये हमारा बन जाता है कॉइल, जिसका इंडक्टेंस हमारा L है। और इस L का जो यूनिट होता है वो होता है हेनरी। क्या होता है, हेनरी।
समझ में आया आप लोगों को। और ये आप लोगों को पता ही है कि V इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन में डी टी होता है, जो यहाँ पर अभी मैंने बताया था फैराडे लॉ के हिसाब से भी वहाँ पर एक EMF इंड्यूस्ड होगा, और V इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन में डी टी हम लोगों का होता है वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। अब यहाँ से अगर मैं L का यूनिट बोलूँ बच्चा, तो L को आप यहाँ रखिए, बाकी इधर T को और I को नीचे लेके आइए। तो dt मतलब ये टाइम है, di मतलब ये करंट है, तो V इंटू टी अपॉन में I हो जाएगा। अगर मैं इसका दूसरा यूनिट बोलूँ इंडक्टेंस का, तो क्या हो जाएगा, इंडक्टेंस की दूसरी यूनिट वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। तो अगर आप लोगों को ये यूनिट भी देता है तो आप लोग बताइए ये यूनिट करेक्ट है कि नहीं, ये हेनरी के बराबर में है, तो 2 यूनिट हो गया। अब आप मुझे कैपेसिटर की ऐसे वैल्यू बताइए, क्योंकि कैपेसिटेंस का होता है फैरेड, और ये हो गया हमारा इंडक्टर। अब सेकेंड हमारा देखते हैं कॉइल। कॉइल में क्या होता है, एक इंडक्टर होता है और एक होता है रेजिस्टेंस, क्योंकि प्योर कॉइल कुछ नहीं होता है, उसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा जिसमें ड्रॉप होगा। तो ये हमारा हो गया एक RL सर्किट। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक वोल्टेज सोर्स है और एक स्विच लगा हुआ है, ठीक है, ये हमारा स्विच है, और इससे करंट हमारा हो रहा है स्मॉल I करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इस RL सर्किट के लिए टाइम कांस्टेंट बोलूं, तो देखिए पूछता है बहुत ज़्यादा, L अपॉन R होता है, इसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा होता है टाउ इज इक्वल टू L अपॉन में R। L अगर मान लीजिए 2 हेनरी दिया हुआ है और रेजिस्टेंस 4 दिया है, तो इसके लिए टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 1/2, 0.5 सेकेंड होगा। टाइम कांस्टेंट मतलब टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, तो इसके लिए टाउ इज इक्वल टू L अपॉन में R हो जाता है। और RC सर्किट के लिए अगर मैं बोलूँ, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करिएगा। RC, तो इसके लिए टाउ होता है R इंटू C, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ में आया। तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर मैं ब्रीफ में जितना ज़्यादा हो सकता है आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ, बट इम्पॉर्टेंट एक एक चीज़ आपके लिए। अब बच्चा देखिए, ये हमारा इंडक्टर है, तो इसके लिए जो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो 2πf इंटू एल होता है। 2πf क्या होता है, ओमेगा एल, तो XL इज इक्वल टू ओमेगा एल लिखते हैं, ठीक है, XL इक्वल टू ओमेगा एल, और इस XL को हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस यूनिट होता है ओम्स, क्योंकि ये इम्पिडेंस होता है ओम्स होता है। अब फर्स्ट इस क्वेश्चन में जो बोला है करंट, तो जो अभी मैंने RL सर्किट ड्रॉ किया था सीरीज में, उसमें जो हमारा राइज ऑफ करंट होता है, 2 केस होता है। जब हमारा राइज ऑफ करंट होगा, जैसे ही हमारा स्विच क्लोज होगा, तो उसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, फिर वो अपने फाइनल वैल्यू को रीच करेगा। तो ऐसा बहुत सारा कंसेप्ट है। अभी सिर्फ आपको ये याद रखना है कि ये I की वैल्यू होती है I 1 माइनस ई का पावर माइनस टी अपॉन में टाउ होता है, या फिर I इज इक्वल टू I क्या होता है, V अपॉन में R 1 माइनस टी अपॉन में टाउ, और ये हमारा टाउ क्या है, ये हमारा L अपॉन में R है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। अगर आप इस राइज ऑफ करंट के लिए अगर इसका आप वेव फॉर्म बनाएंगे, तो ये वेव फॉर्म ऐसा बनेगा। टाइम है, ये हमारा करंट है, ये हमारी फाइनल वैल्यू करंट I है, और ये हमारा जो है वो है टाउ, यहाँ से यहाँ तक हमारा टाउ है, जो कि 0.632 आता है। तो टाइम कांस्टेंट वही होता है जब हमारा करंट क्या हो जाता है, 0.632 टाइम्स बढ़ जाता है। ओके, ठीक है बच्चा, तो ये समझ में आया। ये राइज ऑफ करंट है, तो इसके लिए आंसर डी हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा डीप में मत जाइए, बस ये जाइए कि एक्सपोनेंशियल बढ़ रहा है, देखिए ये ग्रो कर रहा है। सेकंड, इसी में एक और चीज़ करिए, अगर आप लोगों को फॉल ऑफ करंट बोलता, क्या बोलता, फॉल ऑफ करंट, यानी कि करंट कम हो रहा है धीरे धीरे, तो ये हमारा ऐसा होता है, कुछ इस तरीके से हमारा कम होता है। ये हमारा I हो जाएगा, ये हमारा T हो जाएगा। इसके लिए इक्वेशन लिख लीजिए, I इज इक्वल टू कैपिटल I ई का पावर माइनस टी बाई टाउ, और I इज इक्वल टू V अपॉन में R ई का माइनस टी बाई टाउ। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का फॉल के टाइम हो रहा है। तो अगर फॉल बोलता तो ये हमारा एक्सपोनेंशियली डी के आंसर होता, लेकिन यहाँ पर अभी ग्रो की बात कर रहे हैं, तो ग्रो मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 11 आज का। अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 12 शो हो रहा होगा, प्लीज आप लोग आंसर बताएं इसका।
प्लीज़ आप लोग इसका आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन बहुत सारे दिए हुए हैं। द इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल कैन बी इंक्रीज्ड बाई, बोल रहा है कि इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन आया हुआ था रिस्पॉन्स शीट, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का आंसर गलत दिया गया था, लेकिन करेक्ट क्या है मैं ये अभी आप लोग को बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर बोल रहे देखिए द इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल कैन बी इंक्रीज्ड बाई एडिंग अ फ्यू मोर टर्न्स इन द कॉइल। तो ये करेक्ट है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये करेक्ट कैसे है। क्वेश्चन नंबर 12 का ए ऑप्शन करेक्ट इसलिए है बच्चा क्योंकि हमारा एल होता है, जो अभी मैंने पूरा डिस्कशन किया था इंडक्टेंस को लेकर के, इंडक्टेंस बराबर एन स्क्वायर म्यू नॉट म्यू आर ए अपॉन में एल होता है। ये फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप लोगों को n का रिलेशन बोले तो L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। n क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। n होता है नंबर ऑफ टर्न्स। म्यू नॉट एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब फर्स्ट ऑप्शन ये है कि अगर हम थोड़ा भी टर्न बढ़ाते हैं, मान लीजिए अगर हमारा ये कॉइल है, ये एक वायर, उसका आपने ऐसे टर्न में लपेट दिया, एन नंबर ऑफ टर्न है, तो जितना ज़्यादा हम टर्न बढ़ाएंगे उतना इंडक्टेंस तो बढ़ेगा ही। तो ये ऑप्शन इसलिए करेक्ट है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन में क्या बोल रहा है आप लोगों को पढ़िए, उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ मैं क्यों ये सही है, क्यों ये सही है। पहले देख लेते हैं ए ऑप्शन क्यों सही है, ये मैंने बता दिया आप लोगों को। तो देखिए इस वाले ऑप्शन बी में बोल रहा है द इंडक्टिव रिएक्टेंस वेरीज डायरेक्टली एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। तो अभी मैंने ये बताया एक्सेल, इसका क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। और ये एक्सेल क्या होता है? ये एक्सेल होता है बच्चा 2 पाई एफ इंटू एल। ये एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई वोल्टेज है। दिस इज आवर फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई वोल्टेज, ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई वोल्टेज। इंडक्टिव रिएक्टेंस है ये, ठीक है, रिएक्टेंस। तो यहाँ पर जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ के, इसलिए ये करेक्ट है, ठीक है, बी ऑप्शन। अब सी ऑप्शन को होल्ड करते हैं, डी ऑप्शन में आते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा बोल रहा है देखिए एन इंडक्टेंस डज नॉट अपोज डायरेक्ट करंट, क्योंकि देखिए V इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन में डी टी होता है। डायरेक्ट करंट के लिए हमारा I क्या होता है? कांस्टेंट होता है कि नहीं? डायरेक्ट करंट का मतलब ही होता है कि हमारा मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हमारा जो V है एल डी आई अपॉन में डी टी, आई क्या है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा होता है 0, तो इसीलिए ये अपोज नहीं करता है डायरेक्ट करंट को। तो C क्या है हमारा? C इसमें रॉन्ग है। ओम मीटर से हम लोग पूरा एक्चुअल में मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का 12th नंबर का क्वेश्चन। तो इसके लिए आप लोगों का जो आंसर दिया था वो हमारा दिया था बी ऑप्शन, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए सी ऑप्शन। अब आ जाते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन, आ जाते हैं हम 13 नंबर के क्वेश्चन पे। तो देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन में आ रहा होगा और स्टूडेंट्स आप लोग जवाब दीजिए प्लीज़। 30 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए ये भी सिंपल है, एक आइडियल डायोड है, वो क्या हो रहा है? तो सॉरी, ऑप्शन है करंट कंट्रोल रेजिस्टर, वोल्टेज कंट्रोल, नॉन लीनियर टाइम वेरिंग रेजिस्टर, निदर करंट कंट्रोल एंड वोल्टेज कंट्रोल। तो एक आइडियल डायोड निदर वोल्टेज कंट्रोल नॉर करंट कंट्रोल होता है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आता है मिलमैन्स थ्योरम यील्ड्स। तो मिलमैन्स थ्योरम देखिए, तो जो ये क्वेश्चन है आपका, जो मैंने रिस्पॉन्स शीट निकाला था उसमें आप लोगों का इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ये क्वेश्चन के लिए। 14 नंबर क्वेश्चन के लिए इक्विवेलेंट इम्पीडेंस आप लोगों को दिया हुआ है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर देखिए गलत है, इसका आंसर होना चाहिए सी ऑप्शन, इसके आंसर सॉरी बी ऑप्शन होना चाहिए इक्विवेलेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्स। तो मिलमैन्स थ्योरम में क्या होता है
कि इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आंसर आप लोगों का बी ऑप्शन होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन आंसर दिया हुआ था डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग रॉन्ग है। मिलमैन्स थ्योरम क्या होता है मैं एक बार आपको फटाफट बता देती हूँ। देखिए ये हमारा हो जाएगा 14th नंबर का क्वेश्चन, मिलमैन्स थ्योरम। मिलमैन्स थ्योरम, तो मिलमैन्स थ्योरम में हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट, पहला इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस, सेकेंड में हम करते हैं इक्विवेलेंट करंट सोर्स इन पैरेलल विथ रेजिस्टेंस। अब मैम ये आप क्या बोल रहे हैं, तो ये जो है वो कॉम्बिनेशन है किसका, कॉम्बिनेशन है थेवेनिन थ्योरम एंड नॉर्टन थ्योरम का। तो थेवेनिन थ्योरम हमारा यही कहता था कि जितने भी हमारे सर्किट है उसमें हम जब करेंगे सॉल्व तो इक्विवेलेंट हमारा एक वोल्टेज सोर्स आएगा इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस, तो VTH एंड हमारा RTH आता था। नॉर्टन थ्योरम ये कहता था कि हमारे जो सर्किट है उसको हम एक साथ सॉल्व करके एक इक्विवेलेंट करंट सोर्स इन पैरेलल विथ द रेजिस्टेंस हम कर सकते हैं। तो IN एंड RN करते थे और इन दोनों को जब हम मर्ज करेंगे तो हमारा बनता है मिलमैन्स थ्योरम। एक मैं बस फर्स्ट वाला आप लोगों को बता देती हूँ। तो ये हमारा देखिए वोल्टेज सोर्स है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, सेकेंड हमारा एक वोल्टेज सोर्स है, रेजिस्टेंस है, ऐसे बहुत सारे अगर हमारे लगे हुए हैं, मान लीजिए मैं 3 लेती हूँ, वैसे N भी लग सकते हैं, और एक हमारा लगा हुआ है यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस। क्या लगा है हमारा, एक लोड रेजिस्टेंस। ये हो जाएगा V1, V2, V3 एंड सो ऑन भी बहुत सारे हैं, ये हमारा लोड है। ये हो जाएगा R1, R2, R3। तो ब्रीफ में मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ। देखिए ये हमारा जो वोल्टेज V आएगा वो क्या होगा, इक्विवेलेंट V1 अपॉन में R1 प्लस V2 अपॉन में R2 प्लस V3 अपॉन में R3 अपॉन में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। तो ये हमारा इक्विवेलेंट वोल्टेज आया। तो इसको हम कैसे करेंगे, ये हमारा रेजिस्टेंस R आएगा और ये हमारा एक लोड रेजिस्टेंस RL लगा हुआ है, ठीक है। ये हमारा एक वोल्टेज सोर्स है जिसकी वैल्यू ये रहेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम करंट, ये जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, करंट नहीं रेजिस्टेंस, तो ये 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 होगा। तो ये बड़ा कंसेप्ट है, ब्रीफ में बस आपको ये समझना है कि हम लोग इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स इक्विवेलेंट करंट सोर्स में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन है थेवेनिन एंड नॉर्टन का। इतना आप लोग इसको समझिए प्लीज। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो ये सारा पूरा हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर कोई बच्चा हमारा पेड कोर्स परचेज करना चाहता है जिसमें कि मैं पूरा बेसिक कवर करना चाहती हूँ, कवर करूँगी एक्चुअली, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका बेसिक्स है, तो बहुत ही एक डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा। और एक हमारा है क्रैश कोर्स, जिससे आप क्रैश कोर्स से इजीली जो बेसिक ऊपर है वो आप देख सकते हैं, तो आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। आइए अब हमारा आज का 15th क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बेसिक है। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाइल ड्राइंग वेक्टर डायग्राम ऑफ अ सीरीज सर्किट द रेफरेंस वेक्टर इज। तो ये बोल रहा है कि जो भी हमारा सीरीज सर्किट है उसको हमारा रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर डायग्राम में किसको हम रेफरेंस कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है फर्स्ट वोल्टेज, सेकंड करंट, थर्ड पावर एंड फेस एंगल। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा देखिए करंट, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसके लिए करंट, बी ऑप्शन। जो 15th है उसके लिए आंसर हो जाएगा बी। अब मैम इसका लॉजिक नहीं समझ में आया, तो लॉजिक ये होता है, देखिए एक सीरीज सर्किट है, मान लीजिए हमारा ये R1 है, ये R2, ऐसे बहुत सारे सीरीज में कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। ये इसको हम राइट ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया। ये हमारा वोल्टेज मान लीजिए ये V है और ये हमारा करंट I है, इसके अक्रॉस में V1 है, इसके अक्रॉस में V2 है। तो हम वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए जो वेक्टर डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं, जो फेजर डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं, उसको हम ये मान के चलते हैं कि जो भी हमारा
सर्किट में कांस्टेंट हो, तो एक सीरीज सर्किट अगर मैं बोलूं तो I हमेशा सेम रहेगा, ठीक है, I विल ऑलवेज बी सेम। ये अगर R1 से I फ्लो हो रहा है तो सॉरी ये R2 है, इस R2 से भी करंट I ही फ्लो होगा। अगर N हम रेजिस्टर लगा देते हैं तो भी हमारा एक सीरीज सर्किट के लिए RI हमेशा सेम रहेगा, करंट हमेशा सेम रहेगा। तो जो भी चीज़ सेम रहता है, अगर सीरीज में क्या होता है हमारा, सीरीज में I सेम होता है तो इसको हम क्या कहेंगे, रेफरेंस लेंगे। और अगर हमारा कोई पैरेलल सर्किट है तो आपको पता है पैरेलल सर्किट के लिए, जैसे ये रेजिस्टर है, ये रेजिस्टर है, ये R1 है, ये R2 है, ये हमारा एक वोल्टेज सोर्स है V1, ये हमारा I है, ये हमारा I1 है, ये हमारा I2 है। तो अगर इसके अक्रॉस में V1 है तो इसके अक्रॉस में भी V1 ही रहेगा। तो जो भी चीज़ कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, रेफरेंस लेते हैं। तो इस केस में, पैरेलल के केस में हम क्या करेंगे, वोल्टेज, जब भी हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे बच्चा, जब भी फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो वोल्टेज को हम रेफरेंस मान के चलेंगे। तो ये लॉजिक है कि जो भी चीज़ कांस्टेंट रहे सर्किट में, सेम रहे थ्रू आउट, उसको हम रेफरेंस मान के चलते हैं। तो ये हो गया आपका 15th नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, 15th नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब आता है हमारा 16th नंबर का क्वेश्चन। तो 16th नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा होगा, आप मुझे आंसर बताइए, आपका आंसर क्या आ रहा है। 16th नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द डायनेमिक इम्पिडेंस ऑफ RLC पैरेलल सर्किट एट रेजोनेंस, ठीक है। तो हमारा जो डायनेमिक इम्पिडेंस रहता है, देख लीजिए, जो डायनेमिक इम्पिडेंस रहता है, डायनेमिक इम्पिडेंस तो थोड़ा सा जब आप पूरा पैरेलल सर्किट का पूरा डिस्कशन करेंगे तब आप लोगों को इसका डेरिवेशन मिलेगा, लेकिन अभी आप लोगों के लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हमारा इम्पिडेंस Z से रिप्रेजेंट करते हैं वो L/RC होता है। तो ये आप लोगों का हो गया डायनामिक इम्पिडेंस का फॉर्मूला। अब मैं आप लोगों को एक वैसे सिंपल सा ये बोल सकते हैं कि आपको याद करने का तरीका है कि R और C हमेशा भाई बहन जैसे मान के चलिए कि ये हमेशा साथ रहना चाहते हैं। अगर हम टाउ देख रहे थे तो टाउ में भी RC था, तो ये हमेशा जहाँ पर भी आपको साथ वाला ऑप्शन दिखेगा तो कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे तो याद रख सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है, L/RC है। अब आ जाता है आप लोगों के लिए, तो इसके लिए आप लोगों का ऑप्शन कौन सा होगा, इसके लिए आप लोगों का ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, L/RC, L/RC। समझ में आया आप सभी लोगों को। अब आ जाता है आपके 17th नंबर का क्वेश्चन। तो 17 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन लीनियर एलिमेंट। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था जब ओम्स लॉ एक्सप्लेन कर रही थी, तो फर्स्ट ऑप्शन ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर हमारा क्या था, ट्रांजिस्टर हमारा एक नॉन लीनियर एलिमेंट है, डायोड हमारा एक नॉन लीनियर एलिमेंट था, और हमारा इलेक्ट्रिक आर्क विद अनलाइक डायोड इलेक्ट्रोड। तो ये सारे हमारे बचे हुए जितने भी है वो हमारे नॉन लीनियर एलिमेंट है, और एक हमारा हीटर कॉइल है वो हमारा एक लीनियर एलिमेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट वन। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी। कैपेसिटर स्टोर एनर्जी किस में करता है, तो ऑप्शन है एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन सी है मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन डी है डाइइलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को ये हमारा है 19th क्वेश्चन। आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि जो कैपेसिटर है, देखिए इसके रिगार्डिंग, कैपेसिटर हमारा C है, इसका यूनिट होता है देखिए फैरेड, इसका यूनिट होता है फैरेड, और यूनिट होता है फैरेड। I इज इक्वल टू C/dV/dt होता है, जैसे कि मैंने इंडक्टर में बताया था V इज इक्वल टू L/di/dt, वैसे ये होता है। तो यहाँ से अगर मैं C को और यूनिट निकालूँ तो I/T/V हो जाएगा, ये हो जाएगा एम्पियर सेकेंड पर में वोल्ट। तो ये एक इसका यूनिट है। अब इसका मैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलूँ बच्चा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलूँ तो इसे हम XC से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है 1/2 पाई F × C। तो जो XC है इस वाले केस में इनवर्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी ये डिपेंड करता है, ठीक है, इनवर्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है। तो ये हो गया हमारा कैपेसिटर, ये हो गया हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब आती है एनर्जी की बारी। तो ये हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक जब आप पढ़ेंगे पूरा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप बात करते हैं पूरा चार्ज और कैपेसिटर वगैरह की, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में
एनर्जी हमेशा क्या हो जाता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए आपका आंसर क्या है, फर्स्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर करता है, स्टोर एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एनर्जी कितना होता है कैपेसिटर के अंदर, तो कैपेसिटर के अंदर अगर मैं बोलूँ, मान लीजिए ये हमारा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये एक पॉजिटिव है तो इस प्लेट का नेगेटिव हो जाएगा, इसका जो है कैपेसिटेंस और इसके अक्रॉस में हमारा जो वोल्टेज है V है। तो एनर्जी हमारा होता है बच्चा देख लीजिए हाफ CV², ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को C दे सकता है, V दे सकता है, एनर्जी पूछ सकता है। तो हाफ CV² और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एनर्जी स्टोर करता है। नोट पॉइंट में ये भी लिख लीजिए कि इंडक्टर स्टोर्स एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है, और कितना, E = ½ LI²। तो ये हमारा एनर्जी इन द इंडक्टर है, ½ LI²। तो हाफ CV², ½ LI²। अगर ये दोनों सेम हो जाते हैं, इसके लिए आंसर तो मैंने बता दिया आप लोगों को, ए ऑप्शन होगा। अगर ये दोनों एनर्जी मान लीजिए इक्वल हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी, तब आप लोगों का एक प्रोटेक्शन में क्वेश्चन आता होगा, देखे होंगे, ½ CV² = ½ LI²। तो यहाँ से हाफ कैंसिल हो गया, CV² = LI²। तो यहाँ से V का अगर मैं फॉर्मूला निकालूँ तो ये हो जाएगा I√L/C। तो ये आप लोगों को भी देखने को मिल सकता है। अगर मैं यहाँ से I निकालूँ तो I क्या हो जाएगा, V √C/L। तो ये न्यूमेरिकल में आप लोगों को कभी भी पूछा जा सकता है इस टाइप का फैक्ट, तो ये आप लोगों को याद रखना। अब आते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, 20 नंबर का क्वेश्चन। तो ये रब कर लेती हूँ, 20 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन में दिख पा रहा होगा। प्लीज़ आप लोग इसे क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर बताएं, ठीक है। तो ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है, फिर हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा लास्ट देखिए, एटम ऑफ एन एलिमेंट इज, एटम ऑफ एन एलिमेंट कैसा होता है, ऑप्शन बोल रहा है पॉजिटिवली चार्ज होता है, या फिर अनचार्ज होता है, या फिर नेगेटिवली चार्ज होता है, या फिर चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमेशा जो एटम रहता है देखिए वो न्यूट्रल रहता है, न्यूट्रल मतलब उसमें कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। तो इसके लिए आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हम कहते हैं एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, न्यूट्रल है मतलब अनचार्ज्ड है, ठीक है। और एटम में हमें पता है कि 3 तरीके के हमारे क्या होते हैं, 3 तरीके के पार्टिकल होते हैं। एक तो होते हैं न्यूट्रॉन, एक होते हैं प्रोटॉन, और एक होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये दोनों जो होते हैं इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं N0 से, क्योंकि न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए P+, और इलेक्ट्रॉन E- मतलब नेगेटिव चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है ये भी देख लेते हैं। तो चार्ज इसका तो होता है कुछ नहीं, 0 चार्ज होता है, इसका होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इलेक्ट्रॉन के लिए -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और ये हमारा न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, और ये हमारा जो ऑर्बिट है उसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो और भी बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब आ जाता है इसका मास, लास्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो मास का है। तो यहाँ पर आप लोग मास प्लीज नोट डाउन करिएगा, मास के बारे में कि कितना मास होता है। तो देखिए जो न्यूट्रॉन है उन दोनों का अप्रॉक्सीमेटली प्रोटॉन का सेम होता है, बराबर होता है। कितना होता है अगर मैं बोलूँ बराबर, लेकिन न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली ग्रेटर होता है, थोड़ा सा ग्रेटर होता है प्रोटॉन, सॉरी ये P+ है, P+ से स्लाइटली ग्रेटर होता है, ज़्यादा नहीं, बहुत कम फर्क रहता है, स्लाइटली ग्रेटर, ठीक है। और होता है 1.6 × 10⁻⁻27 kg, ठीक है, -1.67 × 10⁻⁻27 kg। और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होता है 9.1 × 10⁻⁻31 kg। तो हम ये कहते हैं जो हमारा मास ऑफ प्रोटॉन है इज इक्वल टू 1836 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये आप लोगों का लास्ट में जो मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को क्वेश्चन में पूछता है कि मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1836 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको अगेन अपॉन में अगर लेके जाएगा तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/1836
3-6 टाइम ऑफ प्रोटॉन के मास का हो जाएगा। तो ये मैंने 20 लिया है, लेकिन इससे आप लोगों को मैंने बहुत ज़्यादा डेटा बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट हमारे प्रैक्टिस सेशन में मैं कुछ और क्वेश्चन लेके आऊँगी आप लोगों के सामने। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट किया करिए, लाइक किया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में आप लोग शेयर किया करिए। अगर आप लोगों को बुक्स की रिक्वायरमेंट है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप लोगों को कोई पेड कोर्स की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।